हेलो गाइस, आप देख रहे हैं एक एहसास तुम्हारे इसका भी एपिसोड 1। एक बड़ा सा आलीशान बंगला, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन का, जो कि बहुत ट्रेडिशनल था। और उस बंगले के 80th फ्लोर पर बड़े बड़े अक्षरों में इंग्लिश में लिखा हुआ था, नंबर 1 इंडस्ट्री ऑफ बंसल ग्रुप। इंडस्ट्री के बाहर एक बहुत ही अच्छा गार्डन था। आसपास खूबसूरत से पौधे और फूल थे। गार्डन में बहुत सारे झूला लगे हुए थे। तभी सुबह के 8 बजे बंसल ग्रुप के आगे एक ब्लैक कलर की लग्जरी गाड़ी आकर रुकी, और उस गाड़ी के पीछे 2 और गाड़ियां आकर रुकी, जिसमें से 4-5 बॉडीगार्ड बाहर निकले। और उन्होंने उस लग्जरी गाड़ी का डोर ओपन किया तो उस गाड़ी से एक लड़की बिजनेस सूट पहने हुए बाहर निकली, और वो बिना इधर उधर देखे सीधा ऑफिस में चली गई। वो लड़की कोई और नहीं, बंसल इंडस्ट्री के सीईओ मिस्टर अजीत बंसल की इकलौती बेटी रिद्धि बंसल और उस कंपनी की एमडी। रिद्धि ने अपने दम पर बंसल ग्रुप को 7 साल में नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचा दिया था। उसका एक अतीत था जिसे भूलने के लिए रिद्धि दिन रात मेहनत करती थी, पर भूल नहीं पाती। रिद्धि का ऑफिस उस बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर था। ये पूरी बिल्डिंग बंसल ग्रुप की थी। 28 साल की रिद्धि कंपनी के हित में बड़े से बड़ा फैसला अपने दम पर चुटकियों में ले लिया करती थी। या यूं कहें, यह हुनर उसे अपने पापा से विरासत में मिला था। बचपन से उसका शौक था कि वह बड़ी होकर एक सफल बिजनेस वूमेन बने, और यही वजह थी कि उम्र के साथ साथ उसकी इस काम में दिलचस्पी बढ़ती गई, और आज यह एक अच्छे खासे मुकाम पर थी। रिद्धि दिखने में काफ़ी आकर्षक थी। उसकी बड़ी बड़ी गहरी आंखें जिनमें खालीपन पसरा हुआ रहता, सुंदर नाक नक्श, सांचे में डला शरीर और उसका गोरा रंग किसी को भी पहली नज़र में उसका दीवाना बनाने के लिए काफ़ी था। काम का असर था या कोई और वजह भी, रिद्धि हमेशा ऑफिस में सबसे बहुत कम बात किया करती थी। वह बहुत कम ही मुस्कुराती थी, और कई कई बार वह काम को लेकर स्टाफ को डांट भी लगा देखती थी। रिद्धि एक बहुत गुस्सैल और अपने काम खोई रहने वाली लड़की थी। उसकी एक दोस्त है एक था, जो हमेशा उसकी हर प्रॉब्लम में उसका साथ देती, पर कभी वो भी उसके गुस्से का शिकार हो जाती। ऑफिस के सभी लोग रिद्धि को देखते ही अपने अपने काम में लग जाते थे। किसी में भी रिद्धि से सीधे बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। रोजाना की भांति रिद्धि आज भी अपने तय समय पर ऑफिस आई। जैसे ही उसने अपने ऑफिस में कदम रखा, उसे देखते ही सब अपनी अपनी जगह पर शालीनता से खड़े हो गए। ऐसा नज़ारा अक्सर देखने को मिलता था। जैसे टीचर के आते ही क्लास के बच्चे शांत हो जाते हैं, वैसे ही रिद्धि को देखकर सारा स्टाफ खुद ब खुद अनुशासन में आ जाता। रिद्धि ने सबको गुड मॉर्निंग कहा और अपने केबिन की ओर बढ़ गई। जैसे ही केबिन का दरवाज़ा बंद हुआ, सब ने चैन की सांस ली। सभी अपने अपने कामों में लग गए। तभी अनीता के पास बैठी आरती से कहा, यार ये रिद्धि मैम कितनी खड़ूस है, घमंडी कितना है उसे अपने रूप का और अपने पैसों का। तो आरती ने अनीता की ओर पलट कर कहा, इन्हें देखकर तो लगता है अभी तक सिंगल ही है। और फिर अनीता ने फिर कहा, हमें क्या पता यार, बड़े लोग हैं, कब सिंगल कब रिलेशनशिप में कुछ कह नहीं सकते इनका भी। तो आरती बोली, पर ऑफिस का सारा स्टाफ इनके सामने चुप हो जाता है, सब कितना डरते हैं यार इनसे। तो अनीता ने धीरे से कहा, हाँ यार, जब देखो तब रूल्स और डिसिप्लिन। रोब तो ऐसे दिखाती है जैसे किसी रियासत की राजकुमारी हो। तभी एक सहज लेकिन मर्दाना आवाज़ आई, वो किसी की राजकुमारी से कम भी नहीं है। तो दोनों ने पलट कर देखा। पीछे मैनेजर अभिराज खड़ा था। उसे देखते ही दोनों लड़कियां तुरंत अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई। आरती ने सकते हुए कहा, सर आप यहाँ? तो अभिराज ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ इधर से गुजर रहा था, मैडम का नाम सुना तो रुक गया। वैसे क्या बात हो रही थी? अनीता ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, सॉरी सर, हम लोग तो बस यूं ही। प्लीज़ सर आप रिद्धि मैम से कुछ मत कहना, वरना सुबह सुबह हमारी क्लास लग जाएगी। तभी ब्राज ने दोनों पर तंज कसते हुए कहा, जिस उम्र में तुम दोनों यहाँ बैठकर मैडम के बारे में चुगली कर रही हो, उस उम्र में वो इस कंपनी को चला रही थी। दोनों ने नज़रें झुकाते हुए साथ साथ कहा, आई एम सॉरी सर। तो अभिराज बोला, इट्स ओके। किसी भी इंसान के लिए बातें बनाना आसान है, पर उन जैसा बन पाना मुश्किल है। लड़की होकर दूसरी लड़की के बारे में गलत बात करना शोभा नहीं देता। थिंक पॉजिटिव, कहकर अभिराज आगे बढ़ गया। दोनों लड़कियों ने चैन की सांस ली। तभी अनीता ने कहा, कौन था ये जो सुबह सुबह इतना भारी भरकम लेक्चर देकर चला गया? तो आरती ने हैरानी से कहा, तू इन्हें नहीं जानती? ये विराज सर हैं, कंपनी के मैनेजर। अनीता को ऑफिस ज्वाइन किए अभी 2 ही दिन हुए थे, और अभिराज भी 2 दिन से आज ऑफिस आया था।
इसलिए अनीता उसे पहचान नहीं पाई और फिर घबराते हुए कहा, यार अभिराज सर रिद्धि मैम से अपनी शिकायत तो नहीं करेंगे ना? तो आरती ने कहा, अरे नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, चिल कर। और फिर दोनों अपने अपने कामों में लग गई। मिस्टर अभिराज बंसल इंडस्ट्री के मैनेजर, साथ ही साथ रिद्धि का अच्छा दोस्त भी है। रिद्धि जब उलझन में होती या उससे किसी की सलाह की ज़रूरत होती तो अभिराज हमेशा उसके लिए हाजिर रहता। पिछले 7 साल से वह बंसल इंडस्ट्री में रिद्धि के साथ काम कर रहा है और यही वजह है कि वह किसी से रिद्धि के बारे में गलत नहीं सुन सकता। फाइल उठाए हुए अभिराज ने रिद्धि के केबिन का दरवाज़ा धीरे से खोला और कहा, मे आई कम इन मैम? रिद्धि जो कि किसी फाइल को देखने में बिजी थी, उसने सामने देखे भी नहीं कहा, यस कम इन। तभी अभिराज अंदर आ गया और आकर रिद्धि के सामने खड़ा हो गया। रिद्धि उस फाइल को देखने में इतना बिजी थी कि उसे अभिराज के वहाँ होने का पता ही नहीं चला। आधे घंटे से अभिराज मुस्कुराता हुआ रिद्धि के चेहरे को देखे जा रहा था, जिस पर कुछ परेशानी के भावों के साथ साथ ढेर सारा सुकून भी था। आधा घंटा बीत जाने के बाद भी रिद्धि ने नहीं देखा तो अभिराज ने खांसने का नाटक किया। रिद्धि ने अभिराज की ओर देखकर फाइल रखते हुए कहा, अरे आप कब आए? तो अभिराज ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ देर पहले, जब आप इत्मीनान से फाइल देखने में बिजी थी। रिद्धि ने हाथ से बैठने का इशारा करते हुए कहा, बैठिए। अभिराज सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। उसके हाथ में पकड़ी फाइल्स रिद्धि की ओर बढ़ा दी और कहा, ये इस साल के जो ट्रेडर्स हैं उनकी फाइल्स हैं, मैंने सब पेपर्स रेडी करवा दिए हैं। तभी रिद्धि ने कुछ सोचते हुए कहा, तो अभिराज बोला, आप कुछ परेशान दिख रही है, सब ठीक तो है ना? तो रिद्धि ने कहा, हाँ, वो कल रात देर तक काम कर रही है तो इस वजह से सर में थोड़ा सा। अभिराज ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा, और आते ही आपने फिर से काम शुरू कर दिया? रिद्धि ने सहज भाव से कहा, काम नहीं करेंगे तो ये कंपनी नंबर 1 पोजीशन पर कैसे चलेगी? तो अभिराज ने उल्टा सवाल किया, और अगर आराम नहीं करेंगे तो ये दिमाग कैसे चलेगा? अभिराज की बातों से रिद्धि खामोश हो गई। तो अभिराज कहने लगा, इस शहर के लोगों के लिए प्रेरणा हो आप। इतनी कम उम्र में आपने जो ये मुकाम हासिल किया है वो हर किसी के बस की बात नहीं है रिद्धि जी। सबकी परवाह करने वाली अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेगी तो ये सही नहीं होगा ना? तो रिद्धि ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी ये बड़ी बड़ी बातें मुझे समझ नहीं आती। अभिराज ने रिद्धि की आंखों में लगभग झांकते हुए कहा, वो इसलिए क्योंकि छोटी छोटी बातों को आप बहुत गहरे से समझ लेती है। तभी रिद्धि ने बात बदलते हुए कहा, वो गुप्ता जी वाले टेंडर का क्या हुआ? तो अभिराज बोला, उसके लिए उन्होंने आपके साथ शाम की मीटिंग रखी है, वही डिस्कस करेंगे। तो रिद्धि ने सामने पड़ी फाइल्स उठाते हुए कहा, ठीक है, अभी मैं ये फाइल्स देख लेती हूँ। तो अभिराज ने रिद्धि के हाथ से फाइल्स लेकर उन्हें साइड में रखते हुए बोला, ये सब बाद में, हालात देखिए पहले अपनी। आंखें कितनी थकी हुई है और चेहरा कैसे मुरझाया हुआ है। आप एक काम कीजिए, थोड़ी देर आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए अभी एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी भिजवाता हूँ, काम करने के लिए पूरा दिन पड़ा है। रिद्धि को अभिराज का इस तरह परवाह करना अच्छा लगा तो उसने सर सीट से लगा लिया। अभिराज उठा और केबिन से बाहर निकल गया। रिद्धि ने अपनी आंखें मूंद ली। फिर कुछ देर बाद पियोन आकर कॉफ़ी देकर चला गया। रिद्धि सीट से उठी और कॉफ़ी का कप हाथ में पकड़े खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। सामने दूर तक फैले उस समंदर को देखते हुए कॉफ़ी पीने लगी। ये पल उसके लिए सुकून भरा पल होता था जब वह यूं समुंदर को देखते हुए अपनी पसंदीदा कॉफ़ी पिया करती थी। वक्त कुछ पल के लिए ठहर सा जाया करता था। उसके लिए समंदर की शांत लहरें अक्सर उसके लिए दिल में तूफान उठा दिया करती थी। उतरती चढ़ती लहरों को देखकर अक्सर खुद से ये ही सवाल करती, क्या वह उसमें कभी मिल पाएगी? हल्की सुनहरी धूप में समंदर का पानी और भी खूबसूरत और सुनहरा लगता था। इस वक्त पानी से रिद्धि का कुछ खास रिश्ता जो रहा है, यह एक अनदेखा अनजान सा रिश्ता जिसे वह आज तक समझ नहीं पाई थी। समंदर की लहरों में डूबे हुए उसने अपनी कॉफ़ी खत्म की और आकर वापस अपनी सीट पर बैठ गई। मन पहले से भी ज़्यादा बेचैन हो उठा। उसे टेबल का ड्रॉवर खोला, उसमें से एक चेन निकाली जिसमें पेंडेंट की जगह लोहे से बनी एक पत्ते का निशान था। उसे देखते ही रिद्धि के चेहरे का नूर वापस लौट आया। आंखों में फिर से सुकून दिखाई देने लगा। उसे हाथ में फिर वह टकटकी उसे देखती रही और फिर समेटकर वापस अपने ड्रॉवर में रख दिया। रिद्धि ने बीती यादों में अपना ध्यान हटाने के लिए लैपटॉप ऑन किया और आए हुए मेल्स देखने लगी। काम में जो एक बार डूबी तो फिर बाहर निकल ही नहीं पाई। तभी माँ के फ़ोन से तंद्रा टूटी तो उसने फ़ोन उठाकर कहा, जानते हैं अब आप पूछोगे हमने खाना खाया या नहीं? तो दूसरी तरफ से बेहद प्यारी आवाज़ आई, जानती हैं हम बार बार आपको फ़ोन क्यों करते हैं?
तो रिद्धि ने सधी हुई आवाज़ में कहा, आप ही बता दीजिए। तभी फ़ोन के दूसरी तरफ से फिर वही आवाज़ आई, ताकि हम आपकी आवाज़ सुन सकते। जानती हो रिद्धि, आपकी आवाज़ सुनकर हमें जो सुकून मिलता है वो हम आपको बता नहीं सकते। रिद्धि ने धीरे से पूछा, कैसी हैं आप? ठीक है, आप कैसी हैं? 14 साल होने को आया है, पर आप हमसे मिलने तक नहीं आई। इस बार आवाज़ में थोड़ा दर्द था। तो रिद्धि ने कहा, ऐसी बात नहीं है, मैं काम ज़्यादा होने की वजह से आना नहीं हुआ, जल्दी आएंगे, अभी रखते हैं। और बिना सुने ही रिद्धि ने फ़ोन कट किया। फिर रिद्धि ने लैपटॉप बंद किया और उठकर बाथरूम की ओर बढ़ गई। फ़ोन के दूसरी ओर रिद्धि की माँ थी, वंदना जी, जो कि अजीत बंसल के साथ जयपुर में अपने पुश्तैनी मकान में रहती थी। अजीत जी का जयपुर में रियल एस्टेट का बड़ा बिजनेस था। रिद्धि उनकी बड़ी बेटी थी और रिद्धि से 5 साल छोटा भाई था, जो कि लंदन रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। रिद्धि ने 7 साल की कड़ी मेहनत से बंसल इंडस्ट्री को इस मुकाम तक पहुंचाया था और वह वर्तमान में बेंगलुरु में थी। बेंगलुरु हिल में उनका खुद का एक बड़ा सा घर था, जिसमें वह अकेली ही रहती थी। साल में 2-4 बार वह जयपुर जाकर आया करती थी, पर इस बार उसने वहां जाने में काफ़ी वक्त लगा दिया। शायद बीते वक्त की कड़वी यादों ने उसे वहां जाने से रोक दिया हो। बाथरूम से निकलकर रिद्धि जैसे ही बाहर आई, सामने सोफे पर बैठी उसकी दोस्त एकता कपूर बैठकर किसी मैगजीन के पन्ने पलट रही थी। बेंगलुरु जैसे शहर में जहाँ चाहने वाली की कमी नहीं होती, वहाँ एकता रिद्धि की इकलौती खास दोस्त थी। एकता यहीं बेंगलुरु में ही अपने परिवार के साथ रहती थी। एक एकता ही थी जिससे रिद्धि अपना सुख दुख कभी कभार बांट लिया करती थी। रिद्धि ने एकता को देखकर चौंकते हुए कहा, अरे तुम कब आई? तभी एकता ने रिद्धि को ताना मारते हुए कहा, जी हाँ मैडम, मैं यहाँ। आप ना तो फ़ोन उठाती हैं और ना ही मैसेज के रिप्लाई करती है, तो सोचा खुद ही आकर मिल लो। जिंदा हो? रिद्धि ने उसके सामने बैठते हुए कहा, क्या एकता, तुम भी इन दिनों मीटिंग में बहुत बिजी थी? एकता ने रिद्धि को घूरते हुए कहा, हाँ हाँ जानती हूँ, बहुत काम है, लेकिन दोस्तों को भी याद करना पड़ता है। और ये बताओ, इतना पैसा कमाकर क्या करने का इरादा है तुम्हारा? तो रिद्धि ने सहजता से कहा, पापा से किया वादा जो पूरा करना है। तभी एकता ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोली, अच्छा सुनो, वो मैं ये बताने आई थी, कल मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, तो तुमको आना है। ठीक है, रिद्धि ने कहा। फिर रिद्धि ने दोनों के लिए कॉफ़ी मंगवाई और फिर कॉफ़ी पीते हुए दोनों बातें करने लगी। कुछ देर बाद एकता वहाँ से चली गई और रिद्धि ने घड़ी में समय देखा और फाइल्स उठाकर मीटिंग रूम की तरफ बढ़ गई। अभिराज और कुछ सीनियर स्टाफ पहले से वहाँ मौजूद थे और रिद्धि का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद गुप्ता जी भी अपने मैनेजर के साथ आए और 45 मिनट की मीटिंग के बाद टेंडर बंसल इंडस्ट्री को मिल गया। मीटिंग के बाद सभी उठकर रूम से बाहर चले गए। रिद्धि खोई हुई सी अभी भी वहीं बैठी थी। तभी फ़ोन की रिंग से उसकी तंद्रा टूटी। वह उठकर बाहर आ गई। रोज़ रिद्धि देर तक ऑफिस में रुकती थी, पर ना जाने आज क्या हुआ, वह जल्दी ही वहाँ से निकल गई। ऑफिस से बाहर आकर उसने ड्राइवर से गाड़ी निकालने को कहा। ड्राइवर गाड़ी ले आया और रिद्धि उसमें आकर बैठ गई। ड्राइवर ने धीरे से पूछा, कहाँ चलना है मैडम? मरीन ड्राइव, कहते हुए रिद्धि ने आंखें मूंद कर सर सीट से लगा लिया। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। आंखें बंद करते ही रिद्धि अपने बीते कल में चली गई। सब चीज़ें धुंधली हो सही, पर एक एक करके आंखों के आगे घूमने लगी। फ्लैशबैक 13 साल की थी रिद्धि जब वह अपने माँ और पापा के साथ पहली बार जयपुर से पूरे राजस्थान घूमने गई थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था और वह बहुत ही खुश थी। सभी शाम को होटल में ठहरकर अगली सुबह सुबह ही घाट देखने निकल पड़े। कितना खूबसूरत नज़ारा था। उगते सूरज की किरणें जब घाट के पानी पर गिरती तो पानी सोने की बात ही चमक उठा था। सारा वातावरण सुगंधमय था। अजीत जी और वंदना जी वहीं सीढ़ियों पर बैठकर उस खूबसूरत नज़ारे को देखने लगे। रिद्धि और उसका छोटा भाई वहीं साथ में ही खेल रहे थे। बचपन में रिद्धि काफ़ी शरारती रही थी, इसलिए वंदना जी और अजीत जी ने नज़रें बचाकर वह घाट की सीढ़ियाँ उतरकर कुछ नीचे चली गई। तभी वंदना जी ने आवाज़ दी, रिद्धि वहाँ क्या कर रही हो, नीचे मत जाओ। माँ की आवाज़ सुनकर रिद्धि जैसे ही पलटी, उसका संतुलन बिगड़ा और वो सीधा पानी में जा गिरी। वंदना जी और अजीत का तो कलेजा मुंह को आ गया। दोनों उस ओर दौड़े और रिद्धि को बचाने के लिए चिल्लाने लगे। नन्ही सी रिद्धि पानी में हाथ पांव मारने लगी। वंदना जी का तो रो रो कर बुरा हाल था। सुबह का वक्त था और घाट पर इक्का दुक्का लोग ही थे। अजीत जी तैरना नहीं जानते थे तो सभी घबरा उठे। रिद्धि की सांसें उखड़ने लगी। वह पानी में डूबती चली जा रही थी। तभी 15-16 साल का लड़का दौड़ता हुआ आया और बिना एक पल गवाए पानी में कूद गया।
सभी हक्के बक्के रह गए। लड़के ने रिद्धि का हाथ पकड़ा और तैरता उसे किनारे ले आया। अजीत जी और वंदना जी ने रिद्धि को संभाला। वहां खड़े सभी लोग उस बच्चे की तारीफ करने लगे। रिद्धि को ठीक पाकर अजीत जी उस लड़के की ओर पलटे और कहा, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने इसकी जान बचा ली। तुम्हारी ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। तो लड़का मुस्कुराया और बोला, एहसान कैसा? किसी की जान बचाना तो पुण्य का काम है। और वैसे भी कान्हा जी कहते हैं किसी की जान बचाने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। अजीत जी ने लड़के से प्रभावित होकर पूछा, बड़ी अच्छी बातें करते हो। नाम क्या है तुम्हारा? लड़के ने आंखों में चमक भरते हुए कहा, नाम में क्या रखा साहब जी, वैसे राजस्थान वाले हमको कान्हा के नाम से ही जानते हैं। तभी सीढ़ियों से ऊपर खड़े दूसरे लड़के ने जोर से आवाज़ दी, कन्हैया वहाँ क्या कर रहा है? चलना नहीं है क्या? तो रिद्धि को बचाने वाला लड़का भागता हुआ वहां से चला गया। अजीत जी उसे जाते हुए देखते रहे। लड़का जब आंखों से ओझल हो गया तो अजीत जी वंदना जी की तरफ पलटे। रिद्धि अब ठीक थी लेकिन घबराई हुई सी। अजीत जी ने उसे गोद में उठाया और सबके साथ वहां से चले गए। शाम को मंदिर में होने वाली आरती में अजीत जी को वह लड़का दिख गया। लड़का पक्का कृष्ण भक्त था और उसके चेहरे के नूर को देखकर लगता भी था कि उस पर कान्हा की बड़ी कृपा हो रही है। तभी अजीत जी बड़े प्यार से लड़के की तरफ देख रहे थे। जब लड़के की नज़र उन पर पड़ी तो वह उनके पास चला आया। रिद्धि ने लड़के को देखा तो उसकी आंखें उन छोटी छोटी दो आंखों पर ठहर गई। कितनी गहरी और शांत थी वो आंखें। आंखों की पुतलियां घाट के पानी में जलने वाले दो दियों की भांति चमक रही थी। तभी लड़की ने रिद्धि से कहा, अरे ऐसे काहे देख रही हो, हमको खा जाओगी क्या? तो रिद्धि चौंक गई और इधर उधर देखने लगी। आरती के बाद अजीत जी ने लड़के से कहा, आओ खाना खाते हैं। तो लड़के ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, अरे नहीं नहीं आप खाइए, घर पर आई इंतज़ार कर रही है। अजीत जी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, शर्माओ मत, आओ। तो वह मना नहीं कर पाया और उनके साथ आकर बैठ गया। अजीत जी ने सबके लिए खाना मंगवाया और सब साथ मिलकर खाने लगे। खाना खाते हुए अजीत जी ने लड़के के घर परिवार के बारे में पूछा और वह बताता गया। रिद्धि नजरें बचाकर बार बार उसकी ओर देख लेती। अब तो लड़के को भी रिद्धि का बार बार यूं छुप कर देखना अच्छा लगने लगा था। वह मुस्कुरा उठा। दोनों की नज़रें मिली तो दोनों इधर उधर देखने लगे। उस दिन लड़का अजीत जी के परिवार के साथ ही घूमता रहा और रिद्धि से उसकी दोस्ती भी हो गई। फिर लड़का चला गया और अजीत जी सबके साथ होटल आ गए। वंदना जी के कहने पर वे 2 दिन और रुक गए। लड़का रोज़ किसी न किसी घाट पर उन्हें मिल ही जाता और फिर वे साथ मिलकर कभी चाय पी लिया करते और कभी खाना खाते। अगली सुबह उन्हें वापस जयपुर के लिए वापस निकलना था। तो वंदना जी ने बैग पैक किए और अजीत जी और बच्चों के साथ होटल से बाहर निकल गई। वंदना जी ने रिद्धि का हाथ पकड़ा हुआ था। वह चलते हुए बार बार पलट कर देख रही थी। शायद उसे उस लड़के के आने का इंतजार था जिससे उसका एक अनजान रिश्ता बन चुका था, पर लड़का नहीं आया। रिद्धि उदास हो गई। अजीत जी ने सामान गाड़ी में रखवाया और सभी आकर गाड़ी में बैठ गए। रिद्धि भी आकर गर्दन झुकाकर बैठ गई। रिद्धि ने एक आखिरी बार आस भरी नज़रों से गर्दन उठाकर देखा। गाड़ी से कुछ ही दूर खड़ा वह लड़का रिद्धि को देखकर मुस्कुरा रहा था। रिद्धि की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये कैसा एहसास था वह समझ नहीं पाई, पर इस वक्त उसे वहां देखकर उसे सुकून मिल रहा था। तभी रिद्धि वंदना जी की ओर देखा तो वंदना जी ने उसे जाने का इशारा कर दिया। रिद्धि जल्दी से उतरकर दौड़ते हुए उसके सामने आ गई और जाते ही शिकायती लहजे में कहा, तुम इतनी देर से क्यों आए हो? अरे तुम्हारे लिए ये लेने गया था, कहते हुए लड़के ने एक सफ़ेद चमचमाती चेन रिद्धि के सामने कर दी। तो रिद्धि ने चेन ली। उस चेन में एक लोहे से बने पत्ते का टुकड़ा था। रिद्धि को वो बहुत पसंद आया। उसने झट से उसे अपने गले में पहन लिया और कहा, थैंक यू, अब हम लोग वापस जयपुर जा रहे हैं। पहली बार लड़की की आवाज़ में उदासी थी। फिर क्या अब तुम कभी नहीं आओगी? तो रिद्धि ने मुस्कुरा कर कहा, अरे आएंगे, हम तुमसे मिलने हर साल आएंगे। तो लड़का बोला, भूल तो नहीं जाओगे हमें? तो रिद्धि ने कहा, तुमने हमें डूबने से बचाया, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। फिर रिद्धि भी मुस्कुरा दी। तभी लड़के ने विश्वास से कहा, हम भूलने वाली चीज़ नहीं है, तुम्हारे गले जो पड़ गए चाहकर भी भूल नहीं पाओगी। तो रिद्धि ने हैरानी से बोली, गले पड़ गए हो? तो लड़का बोला, अरे यार तुम ना सच्ची में बुद्धू हो, गले पड़े हैं मतलब हम उस चेन की बात कर रहे हैं जो तुमने पहना है। कहकर लड़का जोर जोर से हंसने लगा। हंसते हुए वह इतना प्यारा लग रहा था कि रिद्धि की नज़रें ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पर जम गई। रिद्धि को अपनी ओर देखता पाकर लड़के ने धीरे से कहा, अगर ऐसे ही देखती रही ना तो एक दिन तुमको प्यार हो जाएगा हमसे। रिद्धि ने कहा, प्यार ऐसे ही थोड़ी हो जाता है। तो लड़का मुस्कुराया और कहा, इस रंगीले राजस्थान की हवा में भी इश्क बहता है मेम साहब। एक बार जो यहाँ आता है
वो बस यहीं का होकर रह जाता है। तो रिद्धि मुस्कुराई और कहा, पापा सच कहते हैं, तुम बातें बहुत अच्छी करते हो। अच्छा अब हम चलते हैं। रिद्धि लड़के को अलविदा कहकर वापस आकर गाड़ी में बैठ गई। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की तो रिद्धि ने खिड़की से गर्दन निकाल कर लड़के से कहा, अगली बार आएंगे तो तुम्हें कहाँ ढूंढेंगे। लड़के ने चिल्लाकर कहा, ये राजस्थान हमारा घर है, इसके किसी ना किसी घाट पर मिल जाएंगे। हवा से बातें करती गाड़ी वहां से गुजर गई। लड़का उदास चेहरे के साथ हाथ हिलाता वहीं खड़ा रह गया। तभी ड्राइवर ने गाड़ी रोक कर कहा, मैडम। ड्राइवर की आवाज़ से रिद्धि की तंद्रा टूटी और वह अपनी अतीत से बाहर आई। उसने आंखें खोलकर देखा, गाड़ी मरीन ड्राइवर के पास ही थी। रिद्धि ने बैग से अपनी डायरी और पेन निकाला और उसे लेकर समंदर किनारे पड़े उन पत्थरों पर जाकर बैठ गई। मन अशांत था। समंदर में आती जाती लहरें उसके मन की बेचैनी को और बढ़ा रही थी। शाम का वक्त था और मौसम भी सुहाना था। रिद्धि काफ़ी देर तक वहीं बैठे पानी को देखती रही। अतीत की वो यादें जिन्हें वह आज भी खुद से दूर नहीं कर पाई, उसे वह यादें एक सुकून दे जाया करती थी। रिद्धि ने डायरी खोली और उसमें देखने लगी, आज फिर तुम्हारे ख्यालों ने हमें यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। उस दिन के बाद से हम कभी तुमसे दूर हो ही नहीं पाए। सच कहे तो हम खुद को होना भी नहीं देने चाहते। तुम्हें सोचने भर से जो सुकून मिलता है वो शायद दुनिया के किसी कोने में नहीं है। हमारी ज़िंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा हमने सिर्फ तुम्हारे लिए बचा रखा है। तुम कहाँ हो ये हम नहीं जानते, तुमसे कभी मिल पाएंगे भी या नहीं ये भी नहीं जानते, लेकिन हम कभी तुम्हें भूल नहीं पाएंगे। तुम्हारा दिया वो बेशकीमती तोहफा हमने आज भी संभाल कर रखा है। 14 साल हो चुके हैं उस वक्त को गुजरे, लेकिन हम आज भी वहीं ठहरे हैं, राजस्थान के उस घाट की सीढ़ियों पर जहाँ हमने तुमने आखिरी बार देखा था। उसके बाद जिंदगी की डोर में ऐसे उलझे कि लौट कर वापस ना आ सके। 14 साल हमारे लिए वनवास काटने जैसा ही है और अब इस वनवास को ख़त्म हो जाना चाहिए। हम एक बार फिर राजस्थान आना चाहते हैं और तुम्हें इंतज़ार करते हुए देखना चाहते हैं। तभी रिद्धि के कानों में आवाज़ पड़ी, मेम। अंधेरा होने लगा था। रिद्धि गाड़ी में बैठी उदास आंखों से पीछे छूटते समंदर को देखती रही। पानी के लहरों के साथ ही उसका मन भी यहाँ से वहाँ भटकता रहा। 14 सालों से रिद्धि एक ऐसे सांस में बंधी हुई थी जिसे ना वह जानती थी न ही उसे दोबारा देखा था। बस आखिरी बार देखा ना हुआ तो वो मुस्कुराता चेहरा याद था। अब तक तो रिद्धि उसका नाम तक भूल चुकी थी। तभी गाड़ी आकर घर के सामने रुकी। रिद्धि उतरी और गेट के सामने आकर बेल बजा दी। घर के गेट पर लगी नेम प्लेट बंसल हाउस और नीचे लिखा था मिस्टर अजीत बंसल। पर रिद्धि की नज़र कुछ देर के लिए ठहर गई। रिद्धि के घर में काम करने के लिए बाई आती थी। उसने आकर दरवाज़ा खोला और रिद्धि को खोए हुए देखकर कहा, दीदी कहाँ खो गई, बेहतर नहीं आना आप तुमको। मोनू की आवाज़ सुनकर रिद्धि जैसे नींद से जागी और अंदर चली गई। मोनू ने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, इनको क्या हो गया, पहले तो कभी नहीं देखा इसे। और मोनू भी अंदर चली गई। रिद्धि ने बैग टेबल पर रखा और खुद किचन में आकर पानी लेने लगी। मोनू भी उसके पीछे पीछे किचन में चली आई और रिद्धि को पानी लेते देखकर कहा, अरे दीदी तुम काहे पानी ले रही हो, हम है ना दे देते। तो पानी पीकर बोतल वापस फ्रिज में रखते हुए रिद्धि ने कहा, कोई बात नहीं मोनू, हम ले लेंगे, आप एक कप कॉफी बना दीजिए। तभी मोनू ने कहा, ये बात ठीक है दीदी, आप बैठो, हम अभी आपके लिए फंटास्टिक कॉफी बना के लाते हैं। मोनू के मुंह से गलत उच्चारण सुनकर रिद्धि ने हंसते हुए कहा, फंटास्टिक नहीं फैंटास्टिक। हाँ हाँ जो भी हो। रिद्धि मुस्कुरा उठी। मोनू चहकते हुए बोली, दीदी आपको एक बात कहें, आप ना ऐसे मुस्कुराते हुए अच्छे लगती हो। तभी रिद्धि मुस्कुराते हुए बाहर आकर बैठ गई और फोन पर आए नोटिफिकेशन देखने लगी। कुछ देर बाद मोनू रिद्धि के लिए कॉफी ले आई और कॉफी देकर खुद उसके सामने बैठ गई। रिद्धि ने कॉफी पीते हुए कहा, मोनू आपके इस महीने की तनख्वाह के लिए कल सुबह हमें याद दिला देना। तभी मोनू बोली, दीदी हमने कभी कहा तुमसे पैसों के लिए, तुम खुद ही तो दे देते हो टाइम पे। तो रिद्धि ने प्यार से कहा, हाँ पर आपको भी तो पैसों की ज़रूरत होती होगी, आपका भी परिवार है। मोनू ने बावी बोकर कहा, तुमसे एक बात कहें दीदी, बेंगलुरु जैसे शहर में आप जैसे बहुत कम देखे हैं हमने। आपसे पहले और भी बहुत जगह काम किए हैं पर आपके जैसे तो कोई भी नहीं है। आप कितनी प्यार से बात करती हो, कितना ख्याल रखती हो, हमरा तो हमें पैसे काहे याद रहेंगे। तभी रिद्धि हंसते हुए कहने लगी, अरे ये तो कुछ ज़्यादा ही तारीफ हो गई हमारी। मोनू ने फिर अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा करते हुए कहा, दीदी बुरा ना माने,
तो एक बात पूछें आपसे? तो रिद्धि ने सहजता से कहा, हाँ पूछो, बुरा क्यों मानेंगे? मोनू ने हैरानी से कहा, हम ये जानना चाहते हैं कि आप सबको ही यूं ऐसे आप करके बात करती हो, अजीब नहीं लगता आपको? तो रिद्धि हंसने लगी और बोली, इसके पीछे कोई खास वजह है, आप नहीं समझेगी। तो मोनू ने डरते कहा, अच्छा एक और सवाल पूछ सकते हैं आपसे? तभी रिद्धि बोली, हम। तभी मोनू बोली, आप यहाँ अकेले रहती हो और आपके अम्मा बाबूजी उधर जयपुर में रहते हैं, वो हिया आकर क्यों नहीं रहते आपके साथ? आपको अकेले इतने बड़े शहर में डर नहीं लगता? तो मोनू के इस सवाल पर रिद्धि खामोश हो गई। तो फिर मोनू ने कहा, हमको माफ कर दो दीदी, हम ये सवाल आपके दिल दुखाने वास्ते नहीं पूछे। रिद्धि ने उदास स्वर में कहा, कोई बात नहीं मोनू, आपने नहीं तो किसी ना किसी ने तो मुझसे ये सवाल पूछना ही था। पहले हम भी पापा और माँ के साथ रहते थे, पर कभी कभी हमारे बड़ों का ईगो और खुद गर्जी रिश्तों में दूरियां पैदा कर देते हैं और फिर इंसान ना चाहते हुए भी बगावत पर उतर आता है। फिर मोनू ने चहकते हुए कहा, दीदी हम ज्यादा नहीं पूछेंगे, पर पूरा भरोसा है आप घर की आखिर में आप सब ठीक कर दोगे और आपके अम्मा और बाबूजी आकर आप साथ में रहने लगन। रिद्धि ने सोफे पर उठते हुए कहा, ठीक है, हम अपने कमरे में जा रहे हैं, आप खाना बनाकर रख दीजिएगा, हम बाद में खा लेंगे। और वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मोनू ने रिद्धि के लिए खाना बनाया और फिर अपने घर के लिए निकल गई। रिद्धि फ्रेश होने के बाद कुछ देर लैपटॉप ऑन करके बैठ गई। काम करते करते कब रात के 1 बज गए, रिद्धि को ध्यान ही नहीं रहा। उसने लैपटॉप साइड रखा और किचन से खाना ले आई। कुछ गले में उतरा और कुछ जबरदस्ती उतार कर उसने पानी पिया। इंसान जिंदगी में कितनी भी तरक्की हासिल कर ले, पैसा कमा ले, लेकिन अगर 2 वक्त का खाना उसे अकेले बैठकर खाना पड़े तो इससे बुरा और कुछ भी नहीं हो सकता। आज नींद रिद्धि की आंखों से कोसों दूर थी। उसने अपनी डायरी उठाई और उसमें कुछ लिखने लगी। लिखते लिखते जब आंखें मूंदने लगी तो वह लेट गई और फिर नींद ने उसे अपने आगोश में ले लिया। रात में चाहे रिद्धि कितनी भी देर से सोए, सुबह वह हमेशा अपने तय समय पर उठ जाया करती थी। अगले दिन रिद्धि अपने रोजमर्रा के कामों से निपटकर ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस आकर वह अपने केबिन की ओर जाने लगी। तभी उसकी नजर सामने बैठी अनीता और आरती पर गई, जो कि एक दूसरे से खुसर फुसर करने में लगी हुई थी। तो रिद्धि ने सख्त लहजे में कहा, अनीता और आरती मेरे केबिन में आइए जरा, और आगे बढ़ गई। आरती ने अनीता को डांटते हुए कहा, मर गए यार, आज तो ये पक्का सुनाने वाली है, तू भी ना थोड़ी देर के लिए चुप नहीं बैठ सकती, अब लगवा दी ना वाट। तो अनीता ने मुंह बनाकर कहा, अरे तो मुझे क्या पता था, वो महारानी यहीं खड़ी है। तब आरती ने बेबसी से कहा, वो सब छोड़, उसके केबिन में जल्दी चलते हैं और चलकर माफी मांग लेते हैं, वरना बाहर ही सबके सामने क्लास लग जाएगी। फिर अनीता आरती का हाथ थामे रिद्धि के केबिन की ओर बढ़ गई। दोनों को डरा हुआ देखकर अभिराज को हंसी आ गई, पर उसने खुद को रोक लिया, क्योंकि वह जानता था जब रिद्धि गुस्से में होती है तो सबके साथ साथ उसकी भी क्लास लगा देती है। तभी आरती ने डरते डरते धीरे से कहा, मे आई कम इन मैम? तो रिद्धि ने कहा, यस प्लीज। दोनों के अंदर आते ही रिद्धि ने उन्हें सामने पड़ी खाली कुर्सियों पर बैठने को इशारा कर दिया। दोनों खामोशी से रिद्धि के सामने आकर बैठ गई। रिद्धि कुछ देर चुप रही और फिर सहजता से कहने लगी, आप दोनों इस कंपनी के एम्प्लॉय हैं। अनीता को तो यहाँ आए कुछ ही दिनों हैं और आरती आप तो काफ़ी समय से यहाँ है। अगर अनीता आपके साथ कंफर्टेबल है तो आपका फर्ज बनता है उन्हें यहाँ के रूल्स और डिसिप्लिन के बारे में बताएं, उनकी काम में हेल्प करें, ना कि साथ बैठकर कंपनी की एमडी के बारे में विचार विमर्श करें। तभी आरती ने डरते डरते पूछा, क्या अभिराज सर ने आपको सब बता दिया? तो रिद्धि ने सहजता से कहा, आरती अभिराज ने हमें कुछ नहीं बताया, पर मेरी नज़रों से कुछ छुपा भी नहीं है। एम्प्लॉय को लगता है बॉस बेवकूफ़ है और बॉस को लगता है एम्प्लॉय बेवकूफ़ है। जितना वक्त आप लोग दूसरों के बारे में बात करते हैं, बर्बाद करते हैं, उस वक्त में कुछ काम करके कुछ नया सीखकर आप आगे बढ़ सकती है। अब अनीता और आरती दोनों ने साथ साथ कहा, आई एम सॉरी मैम। तभी रिद्धि ने धीरे से बोली, आप लोग जानती हैं मैं आप दोनों से ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, लोगों के सामने गर्व से अपना सर उठाकर चलें। हमें कुछ समझ नहीं आया मैम, अनीता ने असमझ की स्थिति में कहा। तो रिद्धि बोली, एक बहुत बड़े आदमी ने एक दिन मुझसे कहा था कि एक लड़की कभी एक लड़के की बराबरी नहीं कर सकती, उसकी तरह नहीं बन सकती, न ही समाज में अपना कोई अस्तित्व बनाए रख सकती। उनकी बात मुझे बहुत गहरे तक चुभी थी और उसके बाद मैंने कभी मुड़कर नहीं देखा। जिंदगी एक मौका सबको देती है खुद को साबित करने का, और मौके में हमारी मेहनत
ही तय करती है हमें बॉस बनकर जिंदगी जीनी है या एम्प्लॉय बनकर। रिद्धि के शब्दों में इस बार कठोरता थी। अनीता और आरती दोनों सर झुकाए खड़ी रिद्धि की बातें सुनती रही। फिर रिद्धि कुछ सोचते हुए बोली, आप दोनों को कोई परेशानी है तो आप बेझिझक आकर हमसे कह सकती है, लेकिन इस तरह कंपनी के बारे में गलत बातें हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक पहुँचने में जो सफ़र हमने देखा है वो आप नहीं जानते, इसलिए दोबारा मुझे ऐसा कुछ सुनने को न मिले। तो आरती बोली, आगे से ऐसा नहीं होगा मैम, आई एम सॉरी, इट्स ओके, आप दोनों जा सकती हैं, गुड डे, कहकर रिद्धि अपने काम में लग गई। उधर आरती और अनीता जल्दी से केबिन से बाहर निकली और दोनों ने चैन की सांस ली। दोनों आकर अपने अपने काउंटर के सामने बैठ गई। तभी अनीता ने इम्प्रेस होते हुए कहा, रिद्धि मैम कितनी अच्छी है ना, उन्हें अपने एम्प्लॉयज़ की कितनी फिक्र है। अब आरती ने सोचते हुए कहा, कोई फिक्र विक्र नहीं है, उनको तो बस रोब झाड़ने से मतलब है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा आज ये शेरनी चुईया कैसे बनी हुई थी। तो अनीता ने रिद्धि का साथ देते हुए कहा, तू बिना आरती, रिद्धि मैम इतनी भी बुरी नहीं है जितना हम कल बात कर रहे थे। वैसे भी अकेले इस मुकाम पर पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। तभी आरती ने नफरत से कहा, कौन सा मुकाम, अरे बहुत पैसा इनके बाप के पास, इकलौती बेटी है, इस पे नहीं लुटाएंगे तो किस पे लुटाएंगे। तू अभी इसे जानती नहीं अच्छे से ना, इसने इसलिए मीठी मीठी बातों में फंस गई। ये क्या भला है, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। तभी अनीता ने कहा, लेकिन आज मैम की बातों से मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि वो रोब झाड़ रही है, बल्कि वो तो कितनी डिसेंसी से हम दोनों से बात कर रही थी। वो चाहती तो अकेले में बुलाकर भी हमें डांट सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उल्टा हमें समझाया। ऐसी बॉस तो मैंने पहली बार देखी है जो अपने एम्प्लॉय को आप कहकर बात करती है। तो तू करती रहे उनका गुणगान, मैं चली, कहते हुए आरती उठी और कैंटीन की ओर जाने लगी। तो अनीता उठकर उसके पीछे आई और उसे रोकते हुए कहा, कहाँ जा रही हो, कॉफी पीने, तुम्हारी बातों से सर दुखने लगा है मेरा, आरती ने गुस्से से कहा। तभी पास से गुजरते हुए विराज ने कहा, आजकल सच्ची बातें सुनकर भी लोगों के सर में दर्द होने लगता है। तो आरती पैर पटकते हुए वहां से चली गई। अनीता आरती को छोड़ विराज के पीछे आई और फिर किसी फाइल को लेकर डिस्कस करने लगी। रिद्धि को लेकर आरती की नफरत आज की नहीं बल्कि पिछले कुछ महीनों से थी, जब विराज ने आरती का प्रपोजल से ये कहकर ठुकरा दिया था कि वह रिद्धि के अलावा और किसी लड़की के बारे में सोचना नहीं चाहता। आरती इस रिजेक्शन को बर्दाश्त नहीं कर पाई और तब से वह रिद्धि की दुश्मन बनी बैठी। लेकिन रिद्धि इन सब बातों से अनजान थी। उधर ऑफिस का काम निपटा कर रिद्धि आज फिर जल्दी निकल गई, पर आज उसे समंदर किनारे नहीं जाना था बल्कि शाम को एकता के घर जाना था। घर आकर रिद्धि मोनू से खाना ना बनाने को कहा और खुद तैयार होने चली गई। ऑफिस में अक्सर रिद्धि सिंपल तरीके से जाया करती थी। आज उसने कबर्ड में रखा पीले रंग का चूड़ीदार सूट निकाला और पहनकर तैयार होने लगी। कंधे के एक तरफ दुपट्टा लगाया, आंखों में काजल लगाया, बालों को गूंथकर चोटी बना ली। रिद्धि को ज्यादा सजने संवरने का शौक नहीं था। उसने अपने सारे शौक, सारी ख्वाहिशें दिल के किसी कोने में दफन कर दी थी। ऐसा क्यों था वो खुद नहीं जानती थी। शाम 7 बजे रिद्धि एकता के घर पहुंची। रिद्धि को देखते ही एकता खुशी से झूम उठी और उसके गले लगते हुए कहा, मुझे तो लगा था हर बार की तरह तुम इस बार भी नहीं आओगी। तो रिद्धि ने कहा, अच्छा, पर हम यहाँ अंकल आंटी से मिलने आए हैं, तुमसे नहीं। तभी एकता ने उससे गले में बाहें डालते हुए कहा, हाँ हाँ कोई ना, उनसे मिल लो अच्छे से, पर आज मैं तुझे वापस नहीं जाने दूंगी, आज तू यहीं रुकेगी मेरे पास। तो रिद्धि ने हैरानी से कहा, अरे हम यहाँ रुक कर क्या करेंगे। तभी एकता ने थोड़ा सीरियस होकर कहा, तुमसे ढेर सारी बातें करनी है, और क्या करेंगे, वैसे भी कितना टाइम हो गया तुमसे ढंग से बात तक नहीं हो पाई मेरी, और तुम्हें मुझे कुछ बताना भी है जो कि बहुत खास है। क्या बताना है, रिद्धि ने सहजता से कहा। तो एकता बोली, रात में बताऊंगी, अभी चल, मम्मी पापा कब से तेरा वेट कर रहे हैं। कहते हुए एकता रिद्धि का हाथ पकड़े उसे अंदर ले गई। एकता के मम्मी पापा यानी हर्ष जी और सरला जी हॉल में बैठे थे। रिद्धि को देखते ही उनके चेहरे पर खुशी आ गई। दोनों रिद्धि को बहुत पसंद करते थे और जब भी वो आती दोनों का चेहरा खिल जाता। तभी रिद्धि ने अपने साथ लाए तोहफे दोनों की तरफ बढ़ा दिए। हर्ष जी के लिए घड़ी और सरला जी के लिए खूबसूरत कंगन लेकर आई थी। एकता के मम्मी पापा को तोहफे बहुत पसंद आए। उन चारों के अलावा घर में सिर्फ कुछ रिलेटिव्स थे और कुछ पड़ोसी, सभी एक जगह इकट्ठा हो गए। सरला जी और हर्ष जी ने साथ साथ केक काटा, फिर उन्होंने एकता और रिद्धि को केक खिलाया और फिर सब ने खूब मस्ती की। हर्ष जी और सरला जी ने रोमांटिक गानों पर डांस भी किया। उन्हें साथ देखकर रिद्धि मुस्कुराती हुई गुनगुनाने लगी। रिद्धि को खुश देखकर एकता भी बहुत खुश थी। वह उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर
उसके साथ कपल डांस करने लगी। अब दोनों ही सिंगल थी तो किसी और का साथ ढूंढने में अच्छा एकता ने एक दूसरे के साथ डांस करना ही सही समझा। सब ने साथ मिलकर खाना खाया। अब सभी मेहमानों के जाने के बाद रिद्धि ने हर्ष जी और सरला जी से जाने की इजाज़त मांगी। तो हर्ष जी और सरला जी ने कहा, आज रात यहीं रुक जाओ बेटा, हमें भी तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त बिताने का मौका मिल जाएगा, वैसे भी बहुत रात हो चुकी है। तभी रिद्धि की आंखों में नमी तैर गई और रुकने के लिए अपनी सहमति दे दी। एकता तो यही चाहती थी। देर रात तक चारों बैठकर बातें करते रहे और फिर एकता रिद्धि के कमरे में चली गई। रात के 12:30 बज रहे थे। रिद्धि ने दुपट्टा हटाकर साइड में रखा और चद्दर ओढ़कर सो गई। तो एकता ने रिद्धि की चद्दर खींचकर उसे उठाते हुए कहा, ये क्या है, मैंने तुम्हें यहाँ सोने के लिए नहीं रोका। तभी रिद्धि तभी रिद्धि चादर छीनते हुए कहा, सोने दे यार। तो एकता ने मुंह बना फुला लिया और आलती पालती मार कर बैठ गई। फिर एकता ने सोई हुई रिद्धि की तरफ देखा और कहने लगी, मेरा है ही कौन जिसे मैं अपना कहूँ, और कोई नहीं है मेरा दुख सुनने वाला। इससे तो अच्छा होता भगवान मुझे उठा लेता। मेरी बुरी किस्मत एक दोस्त थी, वो भी बेवफा निकली, उसे भी सोने की पड़ी है। अब अपना दर्द सुनाने आधी रात को कहाँ जाऊँ मैं। एकता की नुटंकी भरी बातें सुनकर रिद्धि को हंसी आने लगी और वह उठकर बैठ गई। उसने एकता को देखा और कहा, अच्छा बता क्या हुआ। तभी एकता बोली, यार अभी तो मेरा कॉलेज खत्म हुआ है और पापा ने मेरे लिए दिल्ली में लड़का भी देख लिया। तो रिद्धि ने कहा, ये तो अच्छी बात है। तभी एकता बोली, क्या खाक अच्छी बात है, मैं अपने सपने कब पूरे करूंगी। यार मैंने बताया था ना तुम्हें कि मुझे एक फैशन डिजाइनर बनना है, और शादी के बाद तो ये पॉसिबल नहीं होगा। यू नो कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है हम पर। तो रिद्धि ने कहा, पर एक दिन तो शादी करनी है ना। तभी एकता बोली, करनी है लेकिन अरेंज नहीं। उसी पर रिद्धि ने कहा, तो तभी एकता बोली, तो क्या लव मैरिज करनी है जैसे सब करते हैं। अब रिद्धि ने कहा, लव मैरिज करने के लिए किसी से लव होना भी जरूरी है। तो एकता बोली, हाँ तो हो जाएगा ना लव, पर तब तक पापा को कैसे समझाऊं, वो तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे यार। ये तू बात करना, उनसे क्या पता तेरी सुन ले। तो रिद्धि बोली, बिल्कुल नहीं, हम बात नहीं करेंगे, पर हाँ आइडिया दे सकते हैं। अब एकता ने कहा, जल्दी बता यार। तभी रिद्धि बोली, बड़ी बेशर्म हो यार। तो एकता ने कहा, बेशर्मी मान ले, पर तू जल्दी से आइडिया बता यार। अब रिद्धि बोली, अंकल ने जो लड़का देखा है एक बार उससे मिल ले और फिर कह देना पसंद नहीं आया। उसके कुछ दिन बाद कहना कि तुम्हें फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना है, 2 साल उसमें लग जाएंगे, तब तक तुम्हें भी किसी न किसी से प्यार हो ही जाएगा। अब एकता खुश होते हुए बोली, कमाल का आइडिया है, पर ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। तो रिद्धि ने हंसते हुए कहा, मोटी बुद्धि है ना तुम्हारी इसलिए। तभी एकता बोली, हाँ क्या कहा तुमने। एकता रिद्धि पर टूट पड़ी और कुछ देर बाद दोनों लेट गई। एकता ने अपना हाथ रिद्धि के हाथ पर रखते हुए कहा, यार तुमने होती तो मेरा क्या होता। तभी रिद्धि ने कहा, कुछ नहीं होता, तुम पागल खाने होती और क्या। अब एकता फिर बोली, अच्छा सुनो, एक बात तो तुमसे पूछना भूल ही गई, वैसे तो तुम मुझे कुछ बताने वाली थी ना। तो रिद्धि ने कहा, हाँ मैं ये बताने वाली थी कि 2 दिन बाद जयपुर जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए। अब एकता बोली, ये तो अच्छा है ना, अंकल आंटी से भी मिल लेगी, कितने दिन हो गए उनसे मिले हुए। तो रिद्धि ने कहा, हम उदयपुर जाना चाहते हैं। तभी एकता बोली, क्या अभी तक तेरे सर से वो उदयपुर का भूत नहीं उतरा। तो रिद्धि ने कहा, जीते जी मैं उसे नहीं बोल पाऊंगी, वो चेहरा हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहता है। अब एकता बोली, रिद्धि 14 साल हो चुके हैं, उस बात को कौन जानता है, वो कहाँ होगा, उसका नाम चेहरा सब बदल चुका होगा, वो उदयपुर में है भी या नहीं किसे पता, कैसे ढूंढेगी उसे। तो रिद्धि ने कहा, उसने कहा था उदयपुर उसका घर है, तो वो किसी न किसी घाट पर मिल जाएगा। तो एकता बोली, वो बचपन की बातें हैं, अब तक वो भी भूल चुका होगा ये सब। तभी रिद्धि ने कहा, नहीं पता, पर हमारा दिल कहता है उदयपुर के किसी कोने में आज भी वो मासूम इश्क जिंदा है। अब एकता बोली, तुम पागल हो गई हो। तो रिद्धि ने कहा, हमें उदयपुर जाना है। एकता एकता रिद्धि की बातों में विश्वास और आंखों में कुछ पाने की तड़प देख रही थी। एकता ने जब कुछ नहीं कहा तो रिद्धि उठकर खिड़की के पास आ गई और बाहर खुले आसमान को देखते हुए कहने लगी, इस बार जो है इंतजार तो उस पार भी होगा, मेरे ख्यालों में उलझन वो भी सोया ना होगा। तो एकता ने छेड़ते हुए कहा, अरे वाह तू तो शायरी भी करने लगी, कहीं इश्क तो नहीं हो गया। तो रिद्धि मुस्कुरा दी, पर उस मुस्कुराहट में सुकून कम और दर्द ज्यादा था। वहीं दूसरी तरफ उदयपुर के 80 घाट की सीढ़ियों पर बैठा वह लड़का उदास आंखों से शांत पड़े पानी में ना जाने क्या देखने की कोशिश कर रहा था। चांदनी सर्द रात में भी उसे ठंड का आभास नहीं था। उसने गर्दन उठाकर आसमान की ओर देखा
और फिर सामने खाली पड़ी सीढ़ियों को देखने लगा। कितनी भीड़ भरा माहौल होता है दिन भर यहाँ, और रात होते ही सब शांत। लेकिन उसके मन में एक शोर अक्सर चलता रहता। लड़के ने एक ठंडी आ भरी और वहीं लेट गया और कुछ गुनगुनाने लगा। हाथ में बंधी घड़ी पर नजर गई तो रात के 2 बज रहे थे। लड़का भी बैठा ही था कि ऊपर सीढ़ियों से उतरता हुआ एक पतला सा लड़का नीचे आया और उसके सामने आकर कहा, अच्छा तो तुम यहाँ हो। गुरु पूरे उदयपुर की खाक छान आए तुम्हारे लिए, और ये क्या बेहुदा सौंग पाले हो। तुम जब देखो तब आकर यहाँ बैठ जाते हो। उधर तुम्हारे अम्मा बाबूजी परेशान है तुम्हारे लिए। अरे हम कुछ बोल रहे हैं, सुनाई दे रहा है कि नहीं तुमको? तभी लड़के ने शून्य में ताकते हुए कहा, बाबा सो चुके। तो उस लड़के ने कहा, हाँ मालूम है, पर तुम्हारी अम्मा उनको कहाँ नींद आएगी। माँ का दिल तो जानते ही हो तुम। तो लड़के ने धीरे से कहा, तभी रजत ने चिढ़ते हुए कहा, कि ने भैया कैसे मिलोगे जिनका कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं। तो क्या इन घाट की सीढ़ियों से बोलोगे थैंक यू? तो लड़के ने कहा, नाम क्यों नहीं है, हमने रखा है ना उनका नाम। अब रजत बोला, अच्छा क्या नाम रखे हो, जरा हमें भी बताओ। तो लड़का मुस्कुराते हुए बोला, मैडम जी। तो रजत ने चौंकर कहा, मैडम जी ये कैसा नाम हुआ? तभी लड़के ने रजत के सर पर चपत लगाते हुए कहा, यार तुम ना निपट मूर्ख हो। अरे हम फीलिंग्स की बात कर रहे हैं। तो रजत ने लड़के को ताना मारते हुए कहा, हाँ 28 के हो गए हो, कुछ सोचो। तुम ना इश्क में पगला गए हो, जो है ही नहीं उससे प्यार करते हो, वो भी पिछले 14 सालों से। अरे अब तक तो वो भूल भी चुकी होगी तुमको। और क्या यार, शादी करके घर बसा लिए हो, उसके इंतज़ार में कब तक अपना वक्त बर्बाद करोगे? अरे एक से बढ़कर एक लड़कियां हैं अपने उदयपुर में, तुम कहो तो कल ही बात चलाएं। तभी वो लड़का बोला, रजत प्यार है कोई खेल नहीं, जो आज इसके साथ कल उसके साथ। हमें भरोसा है अपने कान्हा जी पर, वो हमें उनसे ज़रूर मिलाएंगे। ये 14 साल का वनवास यूं जाया ना होगा। राम जी को भी तो उसकी सीता मिली थी ना वनवास के बाद, तो फिर हम काहे उम्मीद छोड़ दें? तो रजत ने लड़के की आंखों में देखते हुए कहा, अच्छा तो फिर इतने सालों में तुमसे मिलने काहे नहीं आई वो? रजत के इस सवाल से लड़का खामोश हो गया। तभी पीछे से एक चप्पल आकर रजत की पीठ पर लगी और वह पीछे पलटकर जोर से चिल्लाया, कौन है बे? हम है तुम्हारी माँ। ऊपर सीढ़ियों पर खड़ी और चिल्लाई और बड़बड़ाते हुए नीचे उतरने लगे। जीणो आराम कर दियो छोरा, एक तो होई, दूसरो रजत हिर कोई हो गयो। ये लड़के ने बुलान खातिर भेजियो, ओ इतार बैठ पंचायती लगा बैठियो। आज इन दोनों खेर कोनी, चप्पल मार मार मुंह सुझा दूंगी। तो लड़के ने अपनी माँ को वहां देकर कहा, मर गया रजत, अम्मा चली आई है भाग यहाँ से, और भाग गया। तभी रजत भी लड़के के पीछे भागते हुए बोला, अरे तो हमको काहे अकेले छोड़ के जा रहे हो, रुको हम भी आते हैं। अरे रुक भी जाओ, साला जिंदगी को बुखार बना के रख दिए हैं। तुम्हारी दोस्ती भारी पड़ रही है हमको, इश्क तुम करो, तुम्हारी अम्मा की चप्पल हम खाएं। तभी अम्मा बोली, रुक जाओ तुम दोनों, आज खेर नहीं है था हमारी। नाक में दम कर रहा क्यों मारे? चप्पल खाने में उठाए अम्मा ने पीछे दौड़ लगा दी। उदयपुर की गलियों में आधी रात को वो नज़ारा देखने लायक था। मोहब्बत को मारे लड़कों, आगे पीछे रजत और बिंगे पीछे माँ। इस हफ्ते में 1-2 बार अक्सर मिल ही जाता हो। वहीं दूसरी तरफ एकता के घर से निकल कर रिधि सीधा अपने ऑफिस पहुंची। आज वह ऑफिस से 1 घंटे पहले ही आ गई। उसने सभी जरूरी काम निपटाए और अभिराज को बुलाकर आने वाले कुछ दिनों का काम समझा दिया। और रिधि ने ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली। रिधि ने अकाउंट चेक किए, अपना लैपटॉप और कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स बैग में रखे, रैक में लगी कुछ किताबों को निकाला और उन्हें भी बाकी सब सामान के साथ बैग में रख लिया। सब सामान रखने के बाद उसने टेबल की दराज को खोला और उसमें से वो चेन निकालकर अपने बैग में रख ली। 14 साल बाद वो उससे मिलने जा रही थी। रिधि जैसे ही ऑफिस से निकली, पूरे ऑफिस में खुशी की लहर दौड़ गई। सब ने राहत की सांस ली। अब कुछ दिनों के लिए सभी बिना किसी रूल्स और रेगुलेशन के काम करेंगे। सबसे ज़्यादा आरती खुश थी, एक बार फिर उसे विराज के करीब आने का मौका मिल जाएगा। उधर रिधि ने ड्राइवर से घर चलने को कहा। रिधि को इस वक्त देखकर मोनू ने कहा, ओ दीदी तुम इस वक्त? चलो अंदर आ जाओ, हम भी अभी खाना लगाते हैं। तो रिधि ने अपने साथ लाए बैग को सोफे पर रखते हुए कहा, नहीं मोनू, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमने सुबह एकता के घर नाश्ता कर लिया था। हम कुछ दिनों के लिए जयपुर जा रहे हैं, माँ पापा के पास। आज शाम को ही निकलेंगे, इसलिए आज जल्दी आ गए। तभी मोनू ने कहा, ओ दीदी ये बहुत अच्छी खबर सुनाई हो तुमको ज़रूर जाना चाहिए, और हो सके तो अम्मा बाबूजी को यहाँ ले आओ,
कुछ दिन के लिए। तभी रिद्धि ने बंद लिफाफा मोनू की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मोनू ये आपकी इस महीने की और अगले महीने की तनख्वाह एडवांस में। तो मोनू बोली, दीदी एडवांस काहे को, वापस आने का इरादा नहीं है या हमको काम से निकाल रही हो। देखो दीदी, हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ़ कर दो, हमें कोई एडवांस नहीं चाहिए। मोनू की बात सुनकर रिद्धि हंसने लगी और कहा, अरे आप बिना कुछ भी सोचने लगती है, हम भलाई से क्यों करेंगे और आपको क्यों निकालेंगे। वो तो हम इसलिए दे रहे हैं कि हमें आने में वक्त लग सकता है, इसलिए आपको परेशानी ना हो इसलिए दिया है। तभी मोनू ने अधिकार जताते हुए कहा, दीदी जो भी हो, पर हम बता रहे हैं हमें तो तुमको छोड़ के कहीं ना जाएंगे। तो रिद्धि को मोनू की बात अच्छी लगी तो वह मुस्कुरा उठी और कहा, अच्छा तो फिर एक कप कॉफ़ी पिला दीजिए, तब तक हमारा बैग जमा लेते हैं। ठीक है, हम अभी फटाफट लेकर आते हैं, मोनू ने कहा और किचन की ओर बढ़ गई। रिद्धि ने सोफे से बैग उठाए और कमरे की ओर बढ़ गई। कमरे में आकर उसने कबर्ड से सूटकेस निकाला और उसमें सामान जमाने लगी। उसने अपने कुछ कपड़े और ज़रूरी सामान रखा, कुछ केस और ज़रूरी डॉक्यूमेंट रखे, लैपटॉप और उससे जुड़ा सामान उसने एक अलग बैग में रख लिया। रिद्धि ने कबर्ड में रखे 2-3 बैग्स उठाए और उन्हें लेकर बिस्तर पर सूटकेस के पास आकर बैठी। कुछ देर तक वह इन तीनों बैग्स को देखती रही और फिर उनमें से एक बैग उठाया। उसमें एक बनारसी साड़ी थी जो उसने अपनी माँ के लिए खरीदी थी। रिद्धि उसे अपने हाथों में लेकर देखने लगी और मन ही मन खुद से कहने लगी, माँ ने एक दिन बताया था कि उन्हें बनारसी साड़ी बहुत पसंद है, हमेशा से वो पहनना चाहती थी, पर पापा को पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी हमने इसे माँ के लिए खरीदा, ये जानते हुए कि पापा इसे स्वीकार नहीं करेंगे। पर हम भी तो उन्हीं का खून है, जिद्दी, देखते हैं कब तक इनकार करते हैं। रिद्धि ने साड़ी को सहज कर सूट के कोने में रख लिया। रिद्धि ने दूसरे बैग से सामान निकाला। उसमें सफ़ेद रंग का गुच्ची का कुर्ता था जो रिद्धि ने पिछले महीने जयपुर से खरीदा था जब वो किसी मीटिंग के सिलसिले से वहाँ रह गई थी। बचपन से उसने अपने पापा को सफ़ेद कुर्ते चूड़ीदार पजामे में देखा। बचपन में रिद्धि को लगता था कि सफ़ेद उसके पापा का पसंदीदा रंग है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसके पापा को रंगों से परहेज था, इसलिए वह हमेशा अपने लिए सफ़ेद रंग ही चुनते थे। रिद्धि उस कुर्ते को छूकर महसूस करने लगी और सोचने लगी, इस बार पापा से जाते ही पूछेंगे कि क्यों वो हर बार हमारा दिया तोहफा लेने से इनकार कर देते हैं। क्या हमारा कोई हक नहीं बनता? अगर इस बार मना किया तो फिर हम वो सारी शिकायतें कर देंगे उनसे जो हमें हैं, लेकिन उनके सामने जाने पर आवाज़ ही नहीं निकलती, शिकायत क्या करेंगे? पर जब वो इसे पहनेंगे तो कितने अच्छे लगेंगे। रिद्धि ने कुर्ते को भी सूटकेस के एक साइड में रख लिया। तीसरे बैग में एक छोटा सा बॉक्स था जिसमें वॉच थी। रिद्धि ने उन्हें निकाल कर हथेली पर रखा तो उसकी चमक से आंखें चुंधिया गई। रिद्धि ने उन्हें अपने छोटे भाई मोहित के लिए खरीदा था। उसे याद था जब एक बार मोहित ने बाजार से वॉच देकर उन्हें लेने की जिद की थी। उस वक्त रिद्धि के माँ पापा की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तब रिद्धि ने कहा था, छोटे, जब हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे तब हम तुम्हारे लिए महंगी सी महंगी वॉच खरीद कर लाएंगे। 10 साल का बच्चा उस वक्त क्या समझता। धीरे धीरे वो इस बात को भूल गया, पर रिद्धि को अपना वादा याद था। उसने मोहित के लिए महंगी से महंगी ब्रांडेड वॉच खरीदी थी। उसने मुस्कुराते हुए डिब्बा सूटकेस में नीचे रख दिया। रिद्धि ने बाकी सब सामान जमा कर सूटकेस बंद कर दिया और मोनू तब तक कॉफ़ी ले आई। रिद्धि को कॉफ़ी देखकर वह कमरे में इधर उधर पड़ा सामान व्यवस्थित करने लगी। रिद्धि ने कॉफ़ी पी और फिर तैयार होने चली गई। उसने चूड़ीदार सूट पहना और बालों को क्लिप लगाकर खुला छोड़ दिया। घड़ी में देखा तो शाम के 5 बज रहे थे। मोनू अपने घर चली गई थी। रिद्धि ने अपना सामान निकाला और घर को लॉक करने लगी तो उसे कुछ याद आया और वह दौड़ते हुए अंदर आई। उसने कमरे में इधर उधर नज़र दौड़ाई तो उसे बेड के साइड में रखी टेबल पर खुली पड़ी अपनी डायरी मिल गई। रिद्धि ने लपकर डायरी को उठाया और बंद करके सीने से लगा लिया। फिर रिद्धि अपना सामान रखकर गाड़ी में आकर बैठ गई। ड्राइवर से एयरपोर्ट चलने को कहा। गाड़ी अभी कुछ ही दूर आगे बढ़ी थी कि रिद्धि ने कहा, काका गाड़ी मरीन ड्राइव ले लीजिए। ठीक है कहकर ड्राइवर ने गाड़ी समंदर जाने वाले रास्ते की ओर मोड़ दी। कुछ देर बाद गाड़ी समंदर किनारे थी। रिद्धि अपनी डायरी और पेन लेकर गाड़ी से नीचे उतरी और नीचे पत्थरों पर आकर बैठ गई। अक्सर ये समंदर ऐसे ही उसका स्वागत किया करता था। रिद्धि ने डायरी खोली और लिखने लगी, आज बहुत हिम्मत जुटाकर घर वापस जा रहे हैं। वापस जाने की एक वजह आप भी हैं। हाँ, हम उदयपुर आना चाहते हैं। बहुत रोक लिया खुद को, अब और नहीं रोक पाएंगे। रिद्धि ने फिर डायरी बंद की और उठकर वापस गाड़ी की तरफ बढ़ गई। एयरपोर्ट पहुंचकर
रिद्धि ने अपनी टिकट कंफर्म की और प्लेन की ओर बढ़ गई। किस्मत से उसे खिड़की के पास वाली सीट मिली थी। रिद्धि आकर वहां बैठ गई और कानों में हेडफोन लगाकर सर सीट से लगा लिया। खिड़की से बाहर देखते हुए एक बार फिर अतीत की यादों में गिर गई। हेडफोन पर गाना बजने लगा और फिर कुछ समय बाद रिद्धि जयपुर में थी। एयरपोर्ट से बाहर आकर उसने कैब बुक की और घर के लिए निकल गई। रात के 9 बज रहे थे। रिद्धि ने डोरबेल बजाई। ना जाने क्यों उसका दिल धड़क रहा था। उसने अपनी धड़कनों को सामान्य किया और एक बार फिर डोरबेल बजा दी। दरवाजा वंदना जी ने खोला। जैसे उन्होंने सामने देखा तो खुशी और हैरानी से रिद्धि को देखने लगी। उनकी आंखों में नमी तैर गई और होठों पर मुस्कुराहट तैर गई। रिद्धि को अपने सामने देखकर वे कुछ बोल भी नहीं पाई। उन्हें चुप देखकर रिद्धि आगे बढ़ी और उनके पांव छूकर कहा, कैसी है आप? तो वंदना के मुंह से मुश्किल से 2 शब्द निकले, हम ठीक हैं। आप कैसी हैं? तभी रिद्धि ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, हम ठीक हैं। अंदर आने को नहीं कहेंगे? हाँ आइए ना, रिद्धि आपका ही घर है। कहते हुए वंदना ने नौकर से सामान अंदर लेकर आने को कहा और खुद रिद्धि के साथ अंदर चली गई। रिद्धि अंदर आई तो देखा पूरा घर बदल चुका था। पुरानी चीज़ों की जगह नई चीज़ों ने ले ली। कारपेट, फर्नीचर, घर का रंग, सोफे, कुर्सियाँ सब बदली चुकी थी। बल्कि इनकी जगह अब महंगे फर्नीचर और कारपेट्स ने ले ली थी। यहाँ तक कि खिड़की, दरवाजों के शीशे और पर्दे भी बदले जा चुके थे। रिद्धि ने नज़र घुमाकर चारों ओर देखा, फिर वंदना से कहा, पुराना सामान कहाँ गया? तो वंदना जी बोली, वो आपके पापा ने बदलवा दिया। तभी रिद्धि ने कहा, पर क्यों? अब वंदना बोली, वो काफ़ी पुराना हो गया था। तो रिद्धि ने कहा, कुछ चीज़ें कभी पुरानी नहीं होती माँ। तभी वंदना जी बोली, रिद्धि वो आपके पापा ने। तो रिद्धि ने कहा, अब कहाँ है वो सब? तब वंदना जी बोली, ऊपर स्टोर के पास कमरे में सब व्यवस्थित रखवाया हुआ है। तो रिद्धि ने कहा, हमारा सामान उस कमरे में भिजवा दीजिए, कुछ दिन यहीं रुकेंगे हम। रिद्धि के मुंह से रुकने की बात सुनकर वंदनी जी का चेहरा खुशी से खिल उठा। वह एकदम से रिद्धि के सामने आई और कहा, क्या आप सच कह रही है रिद्धि? हम बता नहीं सकते रिद्धि, आपको यहाँ देखकर हम कितने खुश हैं। आज सुबह से ही हम आपके बारे में सोच रहे थे और देखिए आप आ गई। अरे आप खड़ी क्यों हैं, आइए बैठिए। तभी वंदना जी ने किचन में काम करती हुई बाई को आवाज़ देते हुए कहा, गायत्री पानी लेकर आ जरा। रिद्धि आकर सोफे पर बैठ गई और दीवार को देखने लगी। वो जो ढूंढ रही थी वो उन दीवारों पर नहीं था। दिल टूटकर अंदर ही अंदर बिखर गया, पर उसने अपने होठों की मुस्कुराहट को बरकरार रखा। तभी रमा पानी ले आई। रिद्धि को पानी देकर रमा जाने लगी तो वंदना ने उसे सबके लिए खाना लगा देने की कहा। तभी वंदना जी ने अपना हाथ रिद्धि के हाथ पर रखते हुए कहा, रिद्धि रमा खाना लगाए, तब तक आप फ्रेश होकर आ जाइए। कल शंकर से कहकर हम वो कमरा साफ करवा देंगे, तब तक आप गेस्ट रूम में रुक जाइए। तो रिद्धि मुस्कुरा दी। अपने ही घर में मेहमान की तरह रहना उसे एक बार फिर अंदर तक छलनी कर गया। रिद्धि उठी और अपना छोटा बैग लेकर गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गई और वंदना किचन में आई और अपने हाथों से रिद्धि के लिए उसका पसंदीदा खाना बनाने लगी। रिद्धि गेस्ट रूम में आई, उसने बैग खेला और टी शर्ट लोवर निकाला और लेकर बाथरूम की तरफ चली गई। नहाने में उसे थोड़ा आराम मिला। रिद्धि बाहर आई, तब तक गायत्री टेबल पर आ चुकी खाना लगा चुकी थी। रिद्धि आकर कुर्सी पर बैठ गई। वंदना जी भी बिल्कुल उसके सामने आकर बैठ गई। तभी गायत्री ने खाने की 2 प्लेट लगा दी। 2 प्लेट में खाना देखकर रिद्धि ने कहा, पापा नहीं खाएंगे? तो वंदना ने कहा, वो हमें आपको बताना भूल गए थे, आपके पापा किसी ज़रूरी काम से शहर से बाहर गए हैं, सुबह तक आएंगे। कहते हुए रिद्धि ने निवाला तोड़ा और खाने लगी। वंदना जी ने रिद्धि के लिए नारियल डालकर सूजी का हलवा बनाया था। बचपन से ही रिद्धि को सूजी का हलवा बहुत पसंद था। आज रिद्धि पूरे 1 साल बाद आई थी, इसलिए वंदना जी ने खुद अपने हाथों से रिद्धि के लिए हलवा बनवाया था। उसने चम्मच से हलवा एक कटोरी में निकाला और रिद्धि की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये हमने बनाया है आपके लिए, खाकर बताइए कैसा बना है। रिद्धि ने कटोरी ली और उसमें से एक चम्मच हलवा लेकर चखा। हलवा अच्छा बना था। रिद्धि ने वंदना जी की तरफ देखकर कहा, अच्छा बना है, लेकिन उन हाथों जैसा स्वाद नहीं है इसमें। रिद्धि की बात सुनकर वंदना जी का चेहरा एक पल के लिए उतर गया, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, हम फिर से कोशिश करेंगे। कहने को बहुत कुछ था दोनों के पास, पर उस वक्त ना शब्दों ने साथ दिया और ना ही जुबान ने। दोनों चुपचाप खाना खाती रही। खाना खाकर रिद्धि ने कुछ देर वंदना जी से बात की और फिर फ़ोन आने की वजह से उठकर चली गई। तब तक रिद्धि फ़ोन पर बात की। तब तक वंदना जी ने गेस्ट रूम में उसके लिए कंबल और तकिया रखा। टेबल पर पानी की बोतल रखकर आ गई। रिद्धि कमरे में आई। 11 बज रहे थे। उसने बैग से लैपटॉप निकाला और कुछ काम करने लगी।
काम ख़त्म करते करते उसे रात का 1 बज गया। सफ़र की थकान से उसका बदन टूटने लगा था और उसने लैपटॉप बंद किया और लेट गई। जल्दी ही नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। वंदना जी पानी लेने उठी तो गेस्ट रूम की लाइट जल्दी देखकर वहाँ चली गई और फिर वंदना जी ने धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर आई। रिद्धि गहरी नींद में थी। वंदना जी ने पाँव के पास पड़ी कंबल को उठाया और रिद्धि को उठाकर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। कुछ पल वह उसके मासूम चेहरे को देखती रही और फिर कमरे की लाइट बंद करके चली गई। काफ़ी वक्त बाद रिद्धि अपने घर में सुकून की नींद सो रही थी। सुबह रिद्धि देर से उठी तो वंदना जी ने जानबूझकर उसे नहीं उठाया था। वो जानती थी रिद्धि दिन रात काम में बिजी रहती है। ऐसे में उसे एक आराम करने के लिए बहुत कम वक्त मिल पाता है। सुबह के 8 बजे रिद्धि की नींद खुली। वह उठी और फ्रेश होने बाथरूम की ओर बढ़ गई। बाहर आकर वह सोफे पर बैठ गई और न्यूज़पेपर देखने लगी। तभी वंदना जी उसके लिए कॉफ़ी ले आई और रिद्धि को थमा दी। तो रिद्धि ने कॉफ़ी का मग लेते हुए कहा, पापा आ गए? तभी वंदना ने कहा, वो तो सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकल गए। अब रिद्धि ने थोड़ा उदासी भरे लहजे में कहा, हमसे मिले भी नहीं? आपने उन्हें बताया नहीं हम आए? बताया था पर आप सो रही थी तो उन्होंने कहा वो आपसे शाम में मिल लेंगे। वंदना ने रिद्धि से नज़र चुराते हुए कहा। रिद्धि ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप कॉफ़ी पीने लगी। वह जानती थी यहाँ कुछ रुकने के लिए उसे खुद से कितनी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। कुछ देर बाद रिद्धि उठी और जाने लगी तो वंदना जी ने कहा, रिद्धि नाश्ते में क्या खाओगी? रिद्धि पलटी और मुस्कुराते हुए कहा, हमारी पसंद नापसंद से अब इस घर में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आपको जो अच्छा लगे बना लीजिए, हम खा लेंगे। फिर रिद्धि से वहाँ से चली गई। वंदना जी उस मुस्कुराहट के पीछे के दर्द को देख सकती थी पर रिद्धि का दर्द बांटने में असमर्थ थी वो। तो आखिर गाइस ऐसा क्या हुआ था जो रिद्धि अपनी माँ से भी खुलकर बात नहीं कर रही थी? और क्या रिद्धि जिस इंसान की यादों में जयपुर आई थी, क्या वो लड़का उसे मिल पाएगा? ये सब जानने के दूसरे पार्ट में तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन ज़रूर दबा लेना ताकि कहानी आते ही सबसे पहले आपको पता चल जाए। तो मिलते हैं कल दूसरे पार्ट में जो कि सुबह 11 बजे आ जाएगा।